कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है उसका पता नहीं चलता। तो फिर उस रात अंजलि के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे दुनिया अब तक नहीं जान पाई है। जिस पहेली में दिल्ली पुलिस उलझी है, जिस रहस्य के कई किरदार हैं, जिस मौत पर कई सवाल हैं, आखिर इन सब का सच क्या है। एबीपी न्यूज पर आज आप देखेंगे अंजलि केस की पूरी फिल्म, ऐसी फिल्म जिसकी पूरी स्टोरी इस केस की फॉरेंसिक एविडेंस में दर्ज है। टेलीविजन पर पहली बार आपकी आंखों के सामने होगी अंजलि केस की फॉरेंसिक पड़ताल। वो दिल्ली की बेहद सर्द रात थी। नए साल के वेलकम की रात थी। इस रात कुछ मुलाकातों का वक्त तय था, कुछ प्लान और प्रोग्राम फिक्स थे। लेकिन साल के इस आखिरी रात में क्या अंजलि की मौत की स्क्रिप्ट भी पहले से लिखी जा चुकी थी? क्या अंजलि की मौत एक प्लान्ड मर्डर था? इस केस का सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ी मिस्ट्री यही है, लेकिन यह मिस्ट्री सुलझेगी कैसे? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अंजलि की बर्बर मौत से हर कोई सन्न है, सकते में है। जिस तरीके से अंजलि को कार के नीचे 12 से 13 किलोमीटर घसीटा गया और शुरुआत में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई, दिल्ली पुलिस उसकी वजह से सवालों के घेरे में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अंजलि की मौत का मामला हिट एंड रन है या फिर मर्डर। अंजलि की हत्या हुई है या फिर यह एक हादसा है? और इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिगेशन जो कि फोरेंसिक लेवल पर होगी उसी से मिल पाएंगे। और इसीलिए फोरेंसिक साइंस के नजरिए से अंजलि की पूरी कहानी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शुरुआत उस जगह से जो इस पूरे की पूरी घटना का केंद्र बिंदु है, वो होटल जहां 31 दिसंबर की शाम अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ पार्टी मनाने के लिए निकल पड़ी थी। दोस्तों का साथ था, मौका भी खास था। 31 दिसंबर की शाम अंजलि बहुत बिजी नजर आ रही थी। अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ थी। चल 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 चल। अंजलि और निधि पार्टी के लिए तैयार होने लगी। थोड़ी ही देर बाद अंजलि निधि को लेकर अपनी स्कूटी से होटल के लिए निकली। साल की ये आखिरी शाम अंजलि को मौत के अंधेरे की तरफ खींच ले जा रही है। वो किसी अनहोनी से अनजान थी। कुछ ही मिनट में अंजलि और निधि स्कूटी से उस होटल तक पहुंच गईं, जहां न्यू ईयर पार्टी रखी गई थी। जल्दी, बहुत लेट हो गए। चल 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 चल। निधि और अंजलि रोहिणी सेक्टर 23 के जिस होटल में पार्टी के लिए पहुंची थी, वहां दोनों के लिए एक कमरा पहले से बुक था, कमरा नंबर 104। इसकी बुकिंग निधि के नाम पर हुई थी। अंजलि और निधि के घर से होटल तक पहुंचने के सीक्वेंस से एक बात साफ है कि 31 दिसंबर की रात का पूरा प्रोग्राम पहले से तय था। कमरे की बुकिंग से लेकर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक की तैयारी पहले से की जा चुकी थी। लेकिन यह सारा इंतजाम कौन कर रहा था? होटल स्टाफ के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम
अंजलि और निधि को जानने वाले कुछ लड़के भी होटल में रुके थे, लेकिन वो थे कौन? मैंने भगाया उनको, क्योंकि पहले भी आए हैं तो मैनेजर ने मना कर दिया, चलाओ मत, पार्टी वार्टी है, तो चले गए। यानी ये लड़के पहले भी कभी रूम ले चुके हैं? हाँ, ले चुकी हैं, पहले भी ले चुकी हैं। होटल स्टाफ के मुताबिक अंजलि और निधि इस होटल में पहले भी आ चुकी थी। हर बार कमरे की बुकिंग भी होती थी, लेकिन नए साल की पार्टी का मौका खास था। पार्टी के दौरान अंजलि 2 बार किसी को रिसीव करने होटल से बाहर भी आई। 31 दिसंबर की शाम से लेकर आधी रात तक अंजलि और निधि होटल के कमरे में ही थी। इस दौरान होटल के कमरे में क्या हुआ, उनके कमरे में कौन आया गया, दोनों की किन लड़कों से मुलाकात हुई, नए साल के जश्न में कौन लोग शामिल थे, ये केस इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट है। इस हिस्से में अंजलि के घर से होटल तक की जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं, उन तस्वीरों से घटना से पहले की टाइमिंग और कुछ कैरेक्टर की पहचान सामने आई है। निधि और अंजलि होटल में जिन लड़कों से मुलाकात करती हैं या न्यू ईयर की पार्टी जिन लड़कों के साथ मनाती है, उनका इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम रोल है। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ की कहानी का क्या कोई कनेक्शन उस घटना से है जो अगले कुछ घंटों में अंजलि के साथ होने वाली है? क्या अंजलि की मौत होटल से ही उसका पीछा कर रही थी? रात के करीब 1:30 बज चुके थे। होटल में चल रही न्यू ईयर पार्टी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसी बीच अंजलि और निधि के बीच कहासुनी शुरू हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि होटल के मैनेजर ने दोनों लड़कियों को होटल से बाहर जाने तक के लिए कह दिया। एक बार सुन तो मेरी बात यार तू सुनती नहीं है कभी। अंदर चल, मुझे नहीं जाना अंदर। यार अंदर चल की बात करते तो रोड पे, जब तुझे सीन पता था तो फिर क्यों ड्रामे कर रही है? चुप हो जा, ठीक है? यार तू पहले तो मान गई थी, अब क्या दिक्कत हो गई? चुप रह यार। नहीं जाना तुझे? नहीं जाना मुझे। ठीक है, चाबी दे, चल फिर बैठ। अब लड़की यहीं पे जो जिसकी डेथ हुई वो यहीं काउंटर पे थी, दूसरी लड़की आई है, फिर उसके साथ लड़ती हुई नीचे चली गई, फिर स्कूटी से वो चली गई हैं नीचे। काफ़ी देर उनकी बहस हुई है, किसी आस पड़ोस में पता चला, आस पड़ोस वालों ने रोकने की कोशिश की तो उनको भी गालें निकाली उन्होंने, लड़कियों ने। अंजलि और निधि झगड़ते हुए होटल से बाहर निकली। दोनों के बीच धक्का मुक्की की नौबत आ गई। इस वक्त वहां अंजलि का दोस्त नवीन भी मौजूद था। वो झगड़े की वजह बता रहा है। पी रहे थे, फिर थोड़ी देर में इनकी निधि की और अंजलि की लड़ाई हो जाती है। निधि पैसे मांगती है अपने अंजलि से, अंजलि चाबी मांगते हैं निधि से। ये आपस में हाथापाई कर लेती है, हम छुड़वा देते हैं। छुड़वाने के बाद बिठा देते हैं। थोड़ी देर में अंजलि बैठ जाती है, वो निधि चली जाती है। फिर थोड़ी देर में अंजलि भी चली जाती है कि मैं इसको समझा के आती हूँ। नीचे लड़ाई करते हैं, ये नीचे भी लड़ाई करते हैं। वो भी होटल वाले ने बताया कि भाई नीचे लड़ाई कर रही है। हम इतने जाते हैं, स्कूटी पे चली जाती है सर। उसके बाद हमें नहीं पता, हम भी घर पे आ जाते फिर। झगड़े के बाद भी अंजलि और निधि स्कूटी पर साथ ही बैठी थी। निधि के मुताबिक अंजलि नशे में थी। वो स्कूटी चलाने की जिद पर अड़ी थी, लेकिन निधि ने उसकी नहीं सुनी। निधि ने स्कूटी खुद ड्राइव करना शुरू कर दिया। निधि स्कूटी चलाती हुई आगे बढ़ रही थी, लेकिन बीच रास्ते में अंजलि ने उसे रोक दिया। अब उसने खुद स्कूटी संभाल ली और निधि को पीछे बैठने को कहा। अंजलि और निधि स्कूटी पर साथ आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो घर पहुंचती, इसी बीच सड़क पर स्कूटी का सामना एक बलेनो कार से हो गया। निधि की माने तो बलेनो कार की चपेट में आने के बाद अंजलि सीधे कार के नीचे आ गई, जबकि वो खुद एक साइड में गिर गई। कार के नीचे फंसी अंजलि चीख रही थी, लेकिन कार नहीं रुकी। कार अंजलि को घसीटते हुए आगे बढ़ गई। निधि सब कुछ देखती रही। उसने पुलिस को फोन किया या घटना के बारे में किसी को बताया। वो मौके से भाग निकली।
उधर अंजलि के साथ आगे जो कुछ हो रहा था वो दिल दहला देने वाला था। बलेनो कार के नीचे फंसी अंजलि चीखती रही और कार सड़क पर भागी जा रही थी। इस बीच इलाके के रहने वाले एक शख्स दीपक दहिया की नजर बलेनो कार पर गई। वो बलेनो के नीचे फंसी लड़की को देखकर सख्ते में आ गया। उसने बलेनो कार का पीछा शुरू किया। थोड़ी दूर थी, मैंने सोचा टायर वायर फट रहा हुआ, टायर फटने की आवाज़ आ रही है। उसके बाद बिल्कुल दुकान के सामने आने से पता चला कि इसके नीचे तो कोई डेड बॉडी फंसी हुई है। फिर मैंने 3:20 पे अपने 112 नंबर डायल किया। मैंने बताया माँ जी ऐसी बात है, कोई डेड बॉडी गाड़ी में फंसा रहा है और ऐसे जा रहा है परली साइड से, माँ कंजावला से कुतुबगढ़ जा रहा है। दीपक ने दूर तक बलेनो कार का पीछा किया और पीसीआर को फोन लगाया और थोड़ी देर बाद लौट गया। इस बीच बलेनो कार अंजलि को घसीटती हुई भागी जा रही थी। कार के नीचे फंसी अंजलि करीब 12 से 13 किलोमीटर सड़क पर घसीटती रही। आखिर अंजलि को कार से घसीट कर बेरहम मौत क्यों दी गई? कार में बैठे लोग इतने गुस्से में क्यों थे? क्या ये दरिंदगी जानबूझकर नहीं की गई? क्या इस केस को गैर इरादतन हत्या कहा जा सकता है? क्या ये सिर्फ हिट एंड रन केस का मामला है? अंजलि केस में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम किरदार है ये कार और उस कार में सवार वो 4 लोग। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात में ऐसी ही बलेनो गाड़ी के नीचे अंजलि फंसी और 12 से 13 किलोमीटर उसे घसीटा गया। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी के नीचे एक इंसान का शरीर फंस जाए और गाड़ी में बैठे लोगों को इस बात का अंदाजा ही ना हो? ये कैसे मुमकिन है कि गाड़ी के नीचे इंसान फंस जाए और गाड़ी 12-13 किलोमीटर तक चलती रहे? ये कौन से एविडेंस हैं जो साबित करेंगे कि हादसे की वजह से अंजलि की मौत हुई है या फिर ये एक हत्या है? यहीं से शुरू होता है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का काम। अंजलि की जिस बलेनो कार से मौत हुई वो हादसा है या हत्या, ये समझने के लिए कथित एक्सीडेंट की फोरेंसिक जांच जरूरी है। ऐसे केस में जांचकर्ता गाड़ी के डायमेंशन से लेकर घटना के वक्त गाड़ी की रफ्तार तक का आकलन करते हैं। घटना के वक्त ड्राइवर ने कितनी जोर से ब्रेक लगाया ये भी पता करना होता है। ये जो गैप है इसके अंदर एक मीडियम बॉडी का इंसान फंस सकता है और जैसे मैंने कहा बॉडी के नीचे काफ़ी एक्सपोज पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे हाथ फंस सकता है, कोई कपड़े का पार्ट फंस सकता है और इस वजह से बॉडी घसीटी जाती है। तो नॉर्मल देखिए आप अराउंड 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो होता है, लेकिन अगर लोग बैठे हैं गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे हैं तो ये कम हो जाता है, अराउंड 135 mm या 140 mm हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी और थोड़ी दब जाती है। ड्राइव टेस्ट से ये तो साफ हो जाता है कि ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी के टायर का एंगल क्या हो सकता है, गाड़ी किस दिशा में जा सकती है। जब गाड़ी के नीचे कुछ भी होता है और ड्रैग हो रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली अंडर बॉडी को हिट करता है और अगर एक ह्यूमन बॉडी है तो इसका पता तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि हमारे गाड़ी में अक्सर हमने देखा है अगर हम चला रहे हैं कोई कचरा फंस जाता है, प्लास्टिक की थैली फंस जाती है, कोई लकड़ी की टहनी या ब्रांच फंस जाती है तो वो भी आवाज़ करती है, उसकी भी आवाज़ आती है, हमें पता लग जाता है। तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस अगर ड्राइवर जो है अपने सेंसेस में है तो डेफिनेटली उसको पता चलेगा कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा हुआ है। ड्राइव टेस्ट में अचानक ब्रेक लगाने पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का अंदाजा भी लग जाता है। इसके साथ ये भी पता चल सकता है कि एक्सीडेंट के वक्त गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को कितना झटका लगा होगा और उससे कार सवार लोगों को कितनी चोट आ सकती है। जैसे यहाँ जांचकर्ता इंसान के पुतले को कार की सीट पर बिठाकर एक्सीडेंट का आकलन कर रहे हैं। गाड़ी एक्सीडेंट की जांच में सड़क से टायर मार्क और रबर के पार्टिकल्स अहम एविडेंस साबित होते हैं। तेज रफ्तार गाड़ी में जोरदार ब्रेक लगने पर गाड़ी का टायर रोड पर घिसटता जाएगा। इससे टायर के पार्टिकल्स रोड पर जरूर मिलेंगे। जिस जगह अंजलि की स्कूटी बलेनो कार की चपेट में आई, क्या वहां ऐसा कोई टायर का निशान और टायर का पार्टिकल मिला है? जहां पर ब्रेक अचानक लगाई गई वहां पर स्किड मार्क होते हैं। स्किड मार्क का लेंथ, विड्थ और गाड़ी के टायर की विड्थ और उसका सरकमफ्रेंस, ये सब देख के पता लगाया जा सकता है कि क्या अचानक ब्रेक लगा था और अप्रॉक्सीमेटली कितनी स्पीड में गाड़ी रही होगी। ये सारी चीज़ें वो फोरेंसिक एनालिसिस होती है, ये की जा सकती है
जहाँ भी अगर अचानक ब्रेक लगा हो तो स्किड मार्क दिखना चाहिए। जिस बलेनो कार से अंजलि की मौत हुई, उस कार में बैठे एक भी शख्स को खरोंच तक नहीं आई। तो क्या कार ड्राइव कर रहे शख्स ने अंजलि की स्कूटी के सामने आने के बाद ब्रेक ही नहीं लगाए? वो बिना ब्रेक लगाए अंजलि को रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। ये डिपेंड करेगा कि उन्होंने सीट बेल्ट पहना था या नहीं पहना था। यदि पहना था तो जिस भाग में सीट बेल्ट होता है वो भाग पर कई बार हमको इंजरीज के निशान मिलते हैं, एब्रेजन, कंट्यूजन। और यदि नहीं पहना था तो जाके माथा आगे टकराएगा तो किसी पार्ट में तो माथे पे लगता है। और जो व्यक्ति स्टीयरिंग पे बैठा हुआ है वो यदि लगाया हुआ है सीट बेल्ट तो उसका मूवमेंट आगे की तरफ धीरे होगा, लेकिन फिर भी उसके छाती पर या जिस भाग पर ये है, खासकर शोल्डर के पास या जहां हम लोग उसको फिक्स करते हैं नीचे, वो एरिया में कभी कभी इंजरीज मिलती हैं यदि अचानक तेजी से ब्रेक लगा हो। जांच में ये बात सामने आई है कि अंजलि कार के अगले वाले लेफ्ट व्हील में फंसी थी। कार के बाएं पहिए के पीछे ही खून के ज्यादा धब्बे मिले हैं। सवाल है, अंजलि बलेनो कार के नीचे कैसे फंस गई? इसके लिए जांचकर्ताओं को कार के ग्राउंड क्लियरेंस और बॉडी मास का आकलन करना होगा। आखिर इस बात पर कैसे यकीन किया जा सकता है कि कार के नीचे कोई इंसान फंसा हो और कार में बैठे लोगों को इसका पता ना चले? कि अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ है और इंसान गिर जाता है और उसके ऊपर से जब गाड़ी चली जाए तो ये संभावना है कि नीचे फंस सकते हैं, बिकॉज जो अंडर बॉडी होती है गाड़ी की उसमें काफ़ी एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्विंग आर्म होता है जहाँ पे कपड़ा फंस सकता है या हाथ भी फंस सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं। अगर बॉडी को घसीटा जा रहा है और अंदर के ऑक्यूपेंट्स को पता ना चले, इसकी संभावना कम है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई है जहां कार को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गाड़ी से किसी को कुचलकर मार दिया गया, कार से किसी की हत्या कर दी गई और फिर कानून से बचने के लिए उसे कार एक्सीडेंट का रूप दे दिया गया। अब ऐसे में किसी हादसे पर कोई कैसे यकीन कर सकता है और उस हादसे की सच्चाई क्या है वो कैसे सामने आएगी? इसीलिए फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम और बिस्रा रिपोर्ट इस केस में अंजलि की बहुत जरूरी है। अंजलि की मौत किन हालातों में हुई, इसका एक मोटा अंदाजा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के शरीर पर 40 चोट के निशान मिले। घिसटने की वजह से अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी पर गहरी चोट के निशान हैं। उसके बाएं पैर की हड्डी और दोनों घुटने टूट गए। अंजलि की आंखें, माथा और नाक पर चोट लगी थी। प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि की मौत की वजह शॉक और हेमरेज बताया गया। लेकिन क्या इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंजलि की मौत हत्या नहीं, हादसा है? जब आप हत्या का आरोप लगाते हैं तो सबसे पहली बात है कि हत्या कैसे की गई होगी और उसके एविडेंस मिलना जरूरी है। यदि आप कहते हैं कि हेमरेज के कारण मृत्यु हुई है, शॉक एंड हेमरेज, तो फिर उसमें हमको कैसे हत्या की गई होगी ये भी हमारे पास होना चाहिए। क्या चाकू मारा गया, क्या गोली मारी गई? और यदि उसके कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं तो फिर यही सोचना पड़ेगा कि ब्लंट इंजरी से हुई है और ये एक्सीडेंट के कारण या रोड एक्सीडेंट में जो उसको इंजरी हुई थी और बाद में जो उसे घसीटते ले जाया गया, इस प्रोसेस में ही उसकी मृत्यु होगी, ये कंक्लूड किया जा सकता है। कई बार पेचीदे केस में मेडिको लीगल ऑटोप्सी की मदद ली जाती है। इसमें केवल शरीर का परीक्षण नहीं होता, शरीर के अंदर मिली चीजों को अपराध की संभावनाओं के साथ कैलकुलेट भी किया जाता है। इससे पीड़ित के बारे में कई नई जानकारियां मिलती हैं। घटना के वक्त अंजलि शराब के नशे में थी या नहीं, ये मेडिको लीगल ऑटोप्सी से ही साफ होगा। सर, सर्कस कल पूरा डैमेज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेडिको लीगल ऑटोप्सी ये एक ही चीज़ है। मेडिको लीगल ऑटोप्सी यानी स्वयं देखें, हम लोग खोल के शरीर देखते हैं, तो क्योंकि अब बॉडी जलाई जा चुकी है तो उसमें जो डेटा मिला है
जो ऑब्जर्वेशन लिखे गए हैं, जो फोटोग्राफ है, वो एविडेंस आखिरी है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन कोई दूसरा भी एक्सपर्ट कर सकता है। लेकिन जो डेटा मिला है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, वो आखिरी है, क्योंकि उसे वेरीफाई करने का कोई अब साधन नहीं है, क्योंकि शरीर जलाया जा चुका है। क्या घटना के वक्त अंजलि के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती या मारपीट की गई? क्या उसे कार के अंदर भी खींचा गया? ये पता करने में कार के अंदर से किसी डीएनए सैंपल को खोजना होगा। जांचकर्ताओं ने अंजलि की जीन्स और स्वैब को सुरक्षित रख लिया है। फॉरेंसिक जांच में पीड़ित के कपड़े बेहद अहमियत रखते हैं। कपड़े में ना दिखाई देने वाले निशान हो या कोई एलिमेंट, इसका पता करने के लिए इंफ्रा ब्लू लाइट की मदद ली जाती है। कपड़े से जो सैंपल मिलते हैं उसकी जांच की जाती है। अंजलि के कपड़ों से पुलिस को क्या कोई जानकारी मिली? क्या पुलिस ने अंजलि के कपड़ों की फॉरेंसिक जांच करवाई है? दो चीजें हैं। ऐसे केस में, जो कि प्रेजेंट केस आप बता रहे हैं, उसमें यदि रेप सस्पेक्टेड है और अंडरगारमेंट्स या गारमेंट्स थे, तो उसमें विक्टिम का और अक्यूज का दोनों का फ्लूइड मिल सकता है, ब्लड मिल सकता है। तो उसमें तो यानी यदि सीमन मिलता है अक्यूज का, तो वो एक एविडेंस हो सकता है। दूसरा, जब जैसे आप कह रहे हैं गाड़ी में यदि बलात्कार हुआ है, तो उसमें अक्यूज का और विक्टिम का दोनों का फ्लूइड, यदि बॉडी फ्लूइड कहीं भी है, तो उसको हम पता लगा सकते हैं। तो इसीलिए गाड़ी का, यदि रेप सस्पेक्टेड है, तो गाड़ी का बहुत ही डिटेल क्या कहते हैं, जांच जरूरी है। अंजलि केस में सीसीटीवी फुटेज फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक के बाद एक यही सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं और इससे सीक्वेंस ऑफ इवेंट आसानी में समझ भी आ रहा है। लेकिन क्या इन्हीं सीसीटीवी फुटेज से वो सबसे बड़ा राज, वो सबसे बड़ा गुनहगार सामने आ पाएगा? इसके लिए सीसीटीवी फुटेज ऑडिट फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ये खामोश सीसीटीवी फुटेज सच बयान नहीं करती हैं। आंखें इसके परे की तस्वीर देख नहीं पाती हैं। अंजलि केस के सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझने के लिए एक बार फिर पूरे घटनाक्रम को देखना जरूरी है। अंजलि और निधि स्कूटी पर बैठकर एक साथ घर से होटल के लिए निकलते हैं। होटल में अंजलि और निधि की कुछ लड़कों से मुलाकात होती है। इसके बाद बीच पार्टी में ही अंजलि और निधि का झगड़ा होता है। झगड़े के बाद अंजलि और निधि एक साथ स्कूटी से निकलते हैं। स्कूटी पहले निधि चलाती है, फिर बाद में अंजलि स्कूटी चलाने लगती है और फिर रास्ते में ही अचानक स्कूटी बलेनो कार की चपेट में आ जाती है। इस पूरी घटना की कई सीसीटीवी तस्वीरें कैप्चर हैं, वो भी टाइमिंग के साथ। जैसे होटल के बाहर अंजलि और निधि के बीच कब झगड़ा हुआ, अंजलि और निधि स्कूटी पर कब और कैसे बैठी थी, अंजलि को मौत के मुंह में छोड़कर निधि कब घर पहुंची, उस समय अंजलि की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, और जिस कार से अंजलि को 13 किलोमीटर घसीटा गया, वो कार कब किधर गई, कार में सवार लोग कहां गए। सीसीटीवी में सिर्फ स्कूटी और बलेनो कार की टक्कर की तस्वीर मिसिंग है, लेकिन जो सीसीटीवी की तस्वीरें सामने आई हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में अहम साबित होंगी। ऐसे केस में जांचकर्ता सीसीटीवी में कैद हर इमेज, हर चेहरे की पोजीशनिंग का आकलन करते हैं। फॉरेंसिक साइंस में ये सीसीटीवी ऑडिट कहलाता है। इस तकनीक से अलग अलग कैमरों में मौजूद हर आदमी और इमेज की पोजीशन मार्क की जाती है। कौन कितने समय में कहां पहुंचा, उसमें लगने वाले टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। इसके साथ ही घटना का पूरा रूट तैयार किया जाता है। घटना में शामिल हर शख्स के टेंटेटिव पोजीशन का आकलन किया जाता है, ताकि ये पता किया जा सके कि सीन ऑफ क्राइम से उसका कनेक्शन क्या है। इसके आधार पर ही संदिग्ध की पहचान की जाती है। अंजलि की मौत से पहले और बाद के जो भी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आईं, उससे घटना और घटना से जुड़े संदिग्ध की पहचान की जा सकती है। ये तो देखना पड़ेगा कि सीसीटीवी फुटेज में क्या क्या मिला है। जिस जगह पे ये हादसा हुआ है और जिस जगह पे गाड़ी मिली है, उसके बीच में जहाँ जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज था,
वहाँ के वो फुटेज देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसका कौन सा उसका पाथ क्या था। एक ये हो गया। दूसरा, यदि डैश के समय का मिला हुआ है तो एग्जैक्ट हमको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स पता लगेंगे। ये इंसिडेंट्स के पहले के जो यदि कोई फुटेज मिलते हैं कि जहाँ अक्यूज की क्या एक्टिविटी थी, इसकी क्या विक्टिम की क्या एक्टिविटीज़ थी, ये सारी चीज़ें हमें बता सकती हैं और हम कड़ियों को जोड़ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ होगा। अंजलि के घर से होटल तक और होटल से सीन ऑफ क्राइम तक कई ऐसी कड़ियां हैं इस केस में जो बिखरी पड़ी है और इस केस में कई ऐसे लोग हैं जिनको क्लीन चिट अभी नहीं दी जा सकती है और इसमें सबसे ऊपर है अंजलि की दोस्त निधि और गाड़ी में मौजूद वो तमाम लोग। जब एक केस से इतने लोग कनेक्टेड होते हैं तो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कॉल रिकॉर्ड को ट्रेस और ट्रैक करना, क्राइम के वक्त मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करना सबसे अहम हो जाता है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात किसने, कब, किससे बात की, कौन कहां था, ये पता करने से पहले घटना से जुड़ी तमाम लोकेशन पर नजर डालनी होगी। करण विहार से रोहिणी सेक्टर 23 की दूरी 2.5 किलोमीटर है। 31 दिसंबर की शाम अंजलि अपने घर करण विहार से रोहिणी सेक्टर 23 के होटल के लिए निकली थी। इसके बीच की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। रोहिणी सेक्टर 23 के होटल से निकलने के करीब 2 किलोमीटर 200 मीटर बाद कृष्ण विहार में पहुंची थी। उस दौरान अंजलि की स्कूटी बलेनो कार की चपेट में आई, यानी घटना का सीन ऑफ क्राइम कृष्ण विहार है। अंजलि की बॉडी कंझावला में मिली, जो सीन ऑफ क्राइम से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है। कृष्ण विहार सुल्तानपुरी से कंझावला 12 किलोमीटर। जांच में यह बात सामने आई है कि कंझावला के बाद बलेनो कार में बैठे आरोपी करीब 20 किलोमीटर घूमे। इसके बाद उन्होंने रोहिणी सेक्टर 1 की एक पार्किंग में कार खड़ी कर दी। पार्किंग आशुतोष नाम के आरोपी के घर के पास है। इन तमाम लोकेशन में केस से जुड़े किरदारों ने कब किससे बात की और कहां-कहां, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में ये सारी जानकारी मोबाइल टावर के नेटवर्क से हासिल की जाती है। उस समय एक्सीडेंट होने का संभावना व्यक्त की गई है। उस समय निश्चित रूप से विक्टिम के पास अपना मोबाइल रहा होगा, अक्यूज अपने अपने मोबाइल में के साथ रहे होंगे और जब वो गिर गई है तो उसके हाथ से छटक गया होगा। उसका लोकेशन या तो वही जगह होगा या उससे थोड़ा दूर पर होगा, कुछ मीटर पर उसका मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उसके साथ पर्स नहीं था, न उसके हाथ में वो मोबाइल रहा होगा। तो किस जगह पे हुआ, कब हुआ और कब वो वहीं पे स्टैंड स्टिल रहा उसका मोबाइल। और फिर ये अक्यूज का जो ट्रैवल है, ये अलग अलग टावर के लोकेशन से पता लगेगा कि ये कौन से पाथ से गए हैं और वो और सीसीटीवी फुटेज उस रास्ते में जितने हैं वो अगर मैच होते हैं तो ये एक इनविंसिबल एविडेंस हो जाता है जिसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इन्वेस्टिगेशन में कॉल डिटेल का रोल भी बेहद अहम होता है। अंजलि के दोस्त नवीन तक पुलिस कॉल डिटेल के जरिए ही पहुंच पाई। मुझे शाम को पता लगा, न्यूज़ देखी जब पता लगा मुझे 1 तारीख की शाम को। हाँ जी, जब पता लगा शाम को कि ऐसे ऐसे बात होगी, बस सर फिर पुलिस वालों ने उठा लिया था हमें पूछताछ के लिए, क्योंकि सर कॉल डिटेल थी हमारी, इसलिए। घटना वाले दिन अंजलि ने किन लोगों से कितनी देर बात की, ये जांच का बेहद अहम हिस्सा होना चाहिए। इससे केस से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। दिल्ली पुलिस ने अंजलि केस में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की कितनी मदद ली है ये साफ नहीं है, लेकिन ये साफ है कि इस केस में पुलिस से बड़ी चूक हुई है, लापरवाही हुई है। अंजलि केस में अभी भी पुलिस इस पूरे के पूरे तहकीकात को गैर इरादतन हत्या के तरीके से डील कर रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस को इस केस में मोटिव नहीं मिल रहा है। तो क्या मोटिव नहीं मिलने की वजह से तहकीकात अधूरी रह सकती है? और मोटिव का पता लग जाए, इसमें फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का कितना बड़ा रोल हो सकता है? ये सभी चेहरे अंजलि के केस से जुड़े ऐसे किरदार हैं जो अब तक की जांच में सामने आए हैं। इनमें जांच के घेरे में वो सभी आरोपी हैं जिनका कनेक्शन बलेनो कार से है। जिस कार से अंजलि को करीब 13 किलोमीटर घसीटा गया, वो कार अमित नाम का शख्स चला रहा था। जांच में ये बात सामने आई है कि घटना के वक्त कार में 4 लोग सवार थे। 5वां आरोपी दीपक गाड़ी में मौजूद नहीं था। अंकुश और आशुतोष भी कार की कहानी के किरदार हैं।
लेकिन बड़ा सवाल ये है, आरोपियों ने क्या सोचकर अंजलि को 13 किलोमीटर तक घसीटा? अगर उनका कोई मोटिव नहीं था तो वो अंजलि को खत्म क्यों कर देना चाहते थे? क्या ये ब्लाइंड मर्डर की कोशिश नहीं थी? मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। इस केस की अहम किरदार अंजलि की दोस्त निधि है। निधि ऐसे कई सवालों के घेरे में है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। निधि और अंजलि कब और कैसे दोस्त बने, जबकि अंजलि के परिवार वालों का दावा है कि वो निधि को नहीं जानते। बलेनो कार की चपेट में आने के बाद निधि ने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? निधि ने मीडिया में आने से पहले चुप्पी क्यों साध रखी थी? निधि अंजलि की मौत पर पर्दा क्यों डालना चाहती थी? क्या पुलिस के लिए यह जानना जरूरी नहीं है कि आखिर निधि का मोटिव क्या था? निधि को भी मारना चाहते थे तो निधि के तो कुछ नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, किस वजह नहीं हुआ, जो हमारी के साथ इतना कुछ हो गया। निधि कहाँ गई थी? रात के 2-3 बज रहे थे उस टाइम, निधि कहाँ गायब हो गई? और जो अंजलि को इतने बुरी तरीके से कर दिया, निधि कहाँ गायब होगी? अंजलि केस के फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में लाई डिटेक्टर और नार्को टेस्ट की मदद ली जा सकती है, जिसके दायरे में बलेनो कार के आरोपी निधि और अंजलि की पहचान के वो लड़के भी हो सकते हैं जिनसे होटल की पार्टी में मुलाकात हुई थी। अंजलि केस में क्या जांच अपने अंजाम तक पहुंचेगी? इस सवाल पर दिल्ली पुलिस खामोश है, लेकिन अंजलि की चीखें अब भी सुनाई दे रही हैं। क्या अंजलि को इंसाफ मिलेगा या इस केस में पुलिस की जांच भी घिसट कर दम तोड़ देगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।